Hello guys, how are you? आज हम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बड़े सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हमने डिटेल ओवरव्यू किया था एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड टॉपिक्स के बीच में जो भी टॉपिक्स आते हैं हमने उसको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की थी। मैंने आपको एक्सप्लेन करके ईच एंड टॉपिक्स आपको बताया था। आपने किस तरह से एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर में आप टॉप स्कोरर कैसे आप बन सकते हैं, आप अपने आप को किस तरह से आप स्टडी करेंगे, आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपकी अप्रोच क्या रहेगी। उसके लिए मैंने आपको डिटेल में मेरी वीडियो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पे, वो आप ज़रूर रेफर करें। और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सभी टॉपिक्स के ऊपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। आपने इन टॉपिक्स को वन बाय वन आपने पढ़ना है और टॉपिक्स को आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। साथ में इसके जो टॉपिक्स है, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे सिग्निफिकेंस है, वो पढ़ना है। एक सिविल सर्वेंट को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से, वो उन चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था। हमने टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने एथिक्स पढ़ा था, एसेंस ऑफ एथिक्स पढ़ा था। हमने हमने एप्टीट्यूड को हमने डिस्कस किया था, एप्टीट्यूड क्या होता है। हमने एटीट्यूड को भी डिस्कस किया था। इन इन सब कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकली क्या रेलिवेंट होता है, ये एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिविल सर्वेंट को इन सब कॉन्सेप्ट्स को अपने रियल लाइफ में, अपने पब्लिक लाइफ में, अपने इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना चाहिए। इससे साथ उसकी जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव करेगी, वो डेवलपमेंट जो है वो होगी उसकी, और वो अपने ऑफिस में, अपने जॉब में एक अच्छी डिसीजन मेकिंग वो कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, रेलेवेंस कर सकता है। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक एक टॉपिक को किस तरह से आपने डिस्कस करना है। हमने एप्टीट्यूड पढ़ा, हमने उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एप्टीट्यूड के, चाहे एप्टीट्यूड के चाहे कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात कर लो, बिहेवियरल कंपोनेंट की बात कर लो। ओके, और जो डिफरेंट अदर जो कंपोनेंट्स हैं, एटीट्यूड का कंपोनेंट एक आता है बीच में, एक ओके, अफेक्शन कंपोनेंट आता है, उसमें बिहेवियरल कंपोनेंट आता है, उसमें एक और कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो इन कंपोनेंट्स को आपने डिस्क्राइब करना है अपने आंसर्स में। सॉरी। तो आपने अफेक्शन क्या होता है, अफेक्शन से आपके इमोशंस का पता चलता है। और कॉग्निशन का क्या मतलब होता है, कॉग्निशन कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि आप कितना आपका थॉट प्रोसेस कैसे उन चीज़ों को एवेल्युएट करता है। और एक होता है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट में आप ये देख पाते हो कि किस तरह से आपका जो आप एक्शन किस तरह से लेते हो। आपका एक्शन से आपके एटीट्यूड का पता चलता है, आपके एटीट्यूड से आपके थॉट प्रोसेस का पता चलता है, आपके एटीट्यूड से आपकी इमोशंस का पता चलता है। ओके, तो हम एक नई टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं आज हम। तो हम इसको पढ़ते हैं क्या है। पहले तो हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो पब्लिक ऑब्लिक सर्विस वैल्यूज क्या हैं, सर्विस वैल्यूज क्या हैं, और एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, स्टेटस क्या चीज़ होती है, प्रॉब्लम्स क्या है,
एथिकल कंसर्न्स, डायलिमास क्या है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस क्या है, कंसाइज कैसे एज ए सोर्स ऑफ एथिकल डायलिमा का काम करता है, अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ होती है, एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल और मॉरल वैल्यूज। तो हम गवर्नेंस में, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम एथिक्स को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम कैसे आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग। तो एथिकल इश्यूज क्या होंगे, क्या इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या एथिकल इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या एथिकल इश्यूज आपको फेस करने को मिल सकते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब पब्लिक सर्विस वैल्यूज क्या है, बेसिकली क्या है ये, आपने एक पब्लिक सर्वेंट को क्या करना होता है, अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना होता है, कैसे डिस्चार्ज करता है, उसमें कंपैशन होना चाहिए, उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसमें एक फेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज क्या है, बेसिकली ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपका कंडक्ट जो है, सिविल सर्वेंट का कंडक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो किस तरह से उसको एम्पैथी उसके अंदर होनी चाहिए, एक कंपैशन उसके अंदर होना चाहिए, कमिटमेंट उसके अंदर होना चाहिए। ओके, अभी हम बात करते हैं कोर कोर सिविल सर्विस वैल्यूज की। कोर सिविल सर्विस वैल्यूज कौन कौन सी हैं, हमने इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ा, और इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपने आप अपने सुपरवाइजर के एब्सेंस में भी आप काम कर रहे हो, आप राइट काम कर रहे हो प्रेशर में भी, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। ओके, जब आप ब्राइब नहीं लेते हो इलेक्शन के टाइम पे, तो ये एक एग्जांपल है इंटीग्रिटी की। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, आप कोई फैसला लेते हो, आप सिविल आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आप आपने कोई डिजास्टर मैनेजमेंट आपने करनी है, आपने डिसीजन लेना है, तो डिसीजन वो फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए, वो एक मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। जैसे मान लीजिए आप रिक्रूटमेंट बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, तो आपने कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट करनी है, तो आप जब आप रिक्रूटमेंट करेंगे तो उस बेस में आपने मेरिट पे करनी है, रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी की बेसिस पे करनी है, और आपने रिलेशन के बेस पे आपने जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं करनी है। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि आप आंसरेबल हो, आप सिटीजन्स को आंसरेबल हो, आप अपने सीनियर ऑफिसर्स को आंसरेबल हो, आप लॉस के लिए आंसरेबल हो। ओके, जैसे आप क्या करते हो, आप बजट का पेश करते हो बेसिकली। ओके, तो जो एनुअल बजट पेश करती है, फाइनेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, वो एक एग्जाम्पल है अकाउंटेबिलिटी की, कि आप अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो, किसको, आप सिटीजन को आंसरेबल हो। तो ये बजटिंग जो है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है अकाउंटेबिलिटी की। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। अब हम जब ट्रांसपेरेंसी को हम देखते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी आपने देखिए, ट्रांसपेरेंसी में आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप 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 जो है ना, डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वो एक आम नागरिक के लिए एक्सेसिबल हो और ओपन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आप देना चाहते हो, आप गवर्नमेंट का कोई काम, बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेंडरिंग करोगे। तो वो जो टेंडरिंग है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, लोगों को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई टेंडरिंग बोलते हैं। हम ई टेंडरिंग करते हैं
गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की ई टेंडरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगी, जब लोगों को इस बारे में मालूम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट मैनर में टेंडरिंग हो रही है। एम्पैथी, एम्पैथी में क्या होता है कि एम्पैथी का मतलब होता है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो जैसे आप आप कोई स्लम एरिया को आप डेवलप करना चाहते हैं, स्लम डेवलपर्स के लिए आप कोई काम करना चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर एम्पैथी होगी स्लम डेवलपर्स के लिए, उनकी हार्डशिप्स को अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो, तो आप उनकी वेलफेयर के लिए आपका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप में एम्पैथी नहीं होगी तो आपके माइंड में स्लम डेवलपर्स के लिए नेगेटिव एटीट्यूड होगा और आप उनके लिए कुछ करोगे भी नहीं। और उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि आपने कोई एक्शन हो, कोई इवेंट होता है, तो आपने रिस्पॉन्ड करना है, टाइमली रिस्पॉन्ड करना है। ओके, आप एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। जैसे कोई आरटीआई फाइल करता है आपके ऑफिस में, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कोई, तो आपने जो है आरटीआई की जो रिक्वेस्ट है वो आपने उसको रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट करना है और उसको रिजॉल्व करना है प्रॉम्प्टली। उसके बाद डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। आपकी डेडिकेशन तभी दिखेगी जब आपकी डेडिकेशन किससे जाहिर होगी, आपकी कमिटमेंट से आपकी डेडिकेशन जाहिर होगी, आपकी डेडिकेशन से, सेल्फलेस डेडिकेशन से आपकी पब्लिक सर्विस जारी होगी। तो क्या है, आपने रिमोट पोस्टिंग्स में, जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर एक हैं जो अपनी रिमोट पोस्टिंग के लिए फेमस हैं, तो वो क्या है, वो वो क्या है, वो ये है कि वो अपनी कमिटमेंट पब्लिक सर्विस के लिए, वो अपनी कमिटमेंट को शो कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया पब्लिक और सिविल सर्विस को। पब्लिक वैल्यूज क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन कौन सी वैल्यूज हमने डिस्कस की। हमने ट्रांसपेरेंसी डिस्कस की कि आपको ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्ट करना है। हमने रिस्पॉन्सिबनेस डिस्कस की कि आपने कोई भी एक्शन लेना है तो प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है। आपने अकाउंटेबिलिटी डिस्कस की कि आप पब्लिक सर्वेंट आंसरेबल है अपने सीनियर ऑफिसर को, अपने सिटीजन्स को, पब्लिक को आंसरेबल है। हमने ऑब्जेक्टिविटी को डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपके फैक्ट्स के बेस पे होना चाहिए, लॉजिक के बेस पे होना चाहिए, ना कि आपके उसमें नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। हमने एम्पैथी की बात की, आपको सामने वाले की फीलिंग्स को आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, तभी आप उनके लिए उनकी हार्डशिप्स को आप समझ सकते हो और उनके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। इम्पार्शियल होना कितना ज़रूरी है। इम्पार्शियल का मतलब होता है कि आपने आपने किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, आपने इक्वलिटी की बेस पे काम करना है, दैट इज कॉल्ड इम्पार्शियलिटी। तो आपने फॉर एग्जांपल आप रिलीफ वर्क कैरी आउट कर रहे हैं, आप डिजास्टर हुआ है, फ्लड डिजास्टर हुआ है या अर्थक्वेक डिजास्टर हुआ है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, आपने रिलीफ वर्क कैरी आउट करना है। तो उसमें आपने किसी कास्ट को आपने फेवर नहीं करना है, आपने किसी रिलीजन के लोगों को फेवर नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड इम्पार्शियलिटी। आपने सबको इक्वल ट्रीट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है, अकाउंटेबिलिटी आपने लेनी है, ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए, आपके अंदर इम्पैथी नाम की चीज होनी चाहिए, आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए पब्लिक सर्विस की।
तो हमने ये वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया। ओके, अब बात करते हैं एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, कि एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उसका आज के टाइम में उसकी क्या स्टेटस है एथिक्स की। ओके, तो एथिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है एथिक्स, फॉर एग्जांपल तो फॉर एग्जांपल आप एथिक्स की बात करते हैं, हमने एथिक्स पढ़ा है, तो ये एथिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो यही तो हम एथिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा कंटेक्स्ट क्या है, हमारा कंटेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स को स्टडी करना है। ओके, तो आपके अंदर डिफरेंट जो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने डिस्कस करना है। एथिकल इश्यूज, कॉमन एथिकल इश्यूज हैं, उनको आपने डील करना है। कौन से, जैसे तो आप एथिक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपका स्टेटस पता चलता है एथिक्स का कि आप एथिकल हो या नहीं हो। उससे पता चलता है, किससे पता चलता है, आपकी पर्सनल वैल्यू से पता चलता है। आपकी लीड आपका आपके अंदर की वैल्यूज कैसी हैं, आपके अंदर लीडरशिप है कि नहीं है, आप टीम को लीड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल कल्चर, आप जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस सेटअप में, इंस्टीट्यूशनल सेटअप में आप वर्क कर रहे हो, तो उसका कल्चर कैसा है, उसका ट्रेडिशन कैसा है, उसके कस्टम्स कैसे हैं। तो आपने इन ये जो चीज़ें होती हैं ये बताती हैं कि आप एथिकल हो या नहीं हो। आपका कंडक्ट बताता है कि आप एथिकल हो नहीं हो। आप पॉलिटिकल प्रेशर को झेल पाते हो नहीं पाते हो, उसको हम बोलते हैं कि आप प्रेशर के अंडर तो काम नहीं कर रहे हो, तो आप एथिकल हो। आप रेड टेपिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हो, है ना, तो आप एथिकल हो। आप डेटा मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, तो आप एथिकल हो। आप करप्शन नहीं कर रहे हो, तो आप एथिकल हो। आप नेपोटिज्म को आप नहीं बढ़ावा दे रहे हो, आप नेटिज्म। आप अगर आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, जैसे आपकी एक प्राइवेट पब्लिक ड्यूटी है और एक आपका प्राइवेट इंटरेस्ट है, तो आप जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब आपका प्राइवेट इंटरेस्ट जो है ना वो इंटरफेयर करता है आपकी ड्यूटी के साथ। तो उस टाइम पे आपने प्रेफरेंस किसको दी है, तो वो आपको वो दर्शाता है कि आपके अंदर एथिक्स कितनी है। आप अपने कंडक्ट में आप नियर एंड डियर वन को, आप रिलेटिव्स को फेवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उससे पता चलता है कि आप नेपोटिज्म जो है, आप हो नेपोटिज्म, आप एथिकल हो या नहीं हो। आप पॉलिटिकल प्रेशर, मान लीजिए आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बहुत बार प्रेशराइज करते हैं और पब्लिक सर्वेंट को डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी आती है, तो उसके लिए आपके अंदर आप कितना पॉलिटिकल प्रेशर झेल सकते हो, फेस कर सकते हो, वो वो डिपिक्ट करेगा कि आप कितने एथिकल हो। आप करप्शन, आप आप आपकी ऑफिशियल पोजीशन से आप करप्शन कर रहे हो, तो आप वो चीज़ वो डिपिक्ट करेगी कि आप एथिक्स अपनी लाइफ में कितना आप अडॉप्ट कर रहे हो। आप रेड टेप की बात करें, रेड टेप क्या होता है कि आप डिले कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक का जो वेलफेयर है,
जो इनएफिशिएंसीज हैं, पब्लिक के अंदर जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो आप फाइलों को क्लोज करके रखते हो, आप फाइलों को टेबल पे ही पड़ी हुई रहने देते हो, आप कितना डिले कर रहे हो, है ना, आप कितने इनएफिशिएंट हो, तो आप उतने ही ज़्यादा अनएथिकल होंगे। दैट इज कॉल्ड रेक्टेपिज्म। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन। आप क्या दिखाते हो, आप अपने सुपीरियर को प्लीज करने के लिए आप फेक सक्सेस का शो ऑफ करते हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये अचीवमेंट कर ली। तो वो क्या चीज़ है, आप डेटा की मैनिपुलेशन कर रहे हो। दैट इज अगेन, वो बताता है कि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो या एथिकल आप नहीं हो। तो किस तरह से हम एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वेरियस एथिकल सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। कैसे आएगी? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके सामने एथिकल प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम्स में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, आप डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन क्या लेते हो, आप उसमें कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बता देते हैं कि आप वो आप क्वालिटी आपकी आपको शो कर देगी पब्लिक में कि आप एथिकल हो या अनएथिकल हो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। हमने पढ़ लिया पब्लिक सर्विस वैल्यूज की को पढ़ा हमने। ओके, एथिक्स को पढ़ा हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, अभी हम पढ़ते हैं एथिक्स का स्टेटस हमने पढ़ा। एथिक्स में प्रॉब्लम्स क्या है, एथिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं वो हमने पढ़ा, है ना। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, उसका करंट स्टेटस क्या है हमने पढ़ा, प्रॉब्लम्स क्या है हमने डिस्कस करी। स्टेटस मींस, स्टेटस क्या है? तो वो पता चलता है किससे? कंडक्ट से। कंडक्ट रूल्स क्या है प्रेजेंट टाइम में, सर्विस रूल्स क्या है, सर्विस मैनुअल्स क्या है, है ना। तो क्या होता है कि कोडिफिकेशन होती है लॉस की, लॉस से पता चलता है, कोडिफाइड लॉस से पता चलता है। कैसे पता चलेगा, कोई बताएगा मेरे को? कंडक्ट रूल से कैसे पता चलता है, और सर्विस रूल से हमें स्टेटस ऑफ एथिक्स का पता चलता है। क्योंकि ये रूल्स, कॉडिफाइड रूल्स, आपका सर्विस रूल्स, आप कंडक्ट कैसे करते हैं, तो ये आपके एथिक्स को रिवील करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एथिक्स का स्टेटस क्या है प्रेजेंट टाइम में। ओके गाइस, हमने एथिकल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। क्या क्या एथिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या है एथिकल प्रॉब्लम्स? ओके, हमने वो डिस्कस करी, हमने स्टेटस डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे एथिकल डायलेमास। क्या होता है एथिकल डायलेमास? तो क्या होता है कि आपके सामने दो एथिकल चॉइसेस होते हैं, तो आप डिलेमा में हो जाते हो, आप कन्फ्लिक्ट में आ जाते हो। कन्फ्लिक्ट किस में होता है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों मेरिट पे आपने वैल्यूएट किए, है ना, और दोनों एथिकल हैं, और दोनों में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो क्या हो रहा है, डायलेमा में हो, आप कन्फ्लिक्ट में हो, और आपको सही रास्ता जो है वो दिख नहीं रहा। ओके, अब एथिकल डायलेमा फॉर एग्जांपल, आपने पब्लिक ऑर्डर देखना है, चाहे ट्रुथ को आपने, फॉर एग्जांपल ऑफिसर
डेथ्स हो रही हैं हॉस्पिटल में, आप क्या करोगे? आप उसको हाइड करोगे क्योंकि लोगों में पैनिक ना हो जाए, जहाँ आप पब्लिक ऑर्डर रखना चाहते हो, या फिर आप सच्चाई को सामने रख सकते हो कि आप क्या करोगे? आप जो डेथ्स हो रही हैं हॉस्पिटल में, ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, उसको आप बोलोगे नहीं मैं तो ट्रुथफुल हूँ, तो मैं तो मीडिया में, पब्लिक में इन चीज़ों को रिवील करूँगा। एक होता है मेरिट वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर। आप रिक्रूटिंग बॉडी में हैं, तो आप पे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे आप किसके बेस पे? मेरिट के बेस पे, क्वालिफिकेशन के बेस पे। लेकिन आपको पॉलिटिकल प्रेशर है एमएलए का, एमएलए का रिलेटिव्स है, तो उसको फेवर करना है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप मेरिट पे काम करोगे या फिर पॉलिटिकल प्रेशर को आप स्वीकार करोगे। तो इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे। तो मेरिट वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर, ये एक एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन बन जाती है। आप ट्रुथ बोलते हो जहाँ पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना चाहते हो, तो आपके अंदर एक एथिकल डायलेमा वाली सिचुएशन बन जाती है। आप डेवलपमेंट वर्सेस रिहैबिलिटेशन, आप जो मेट्रो प्रोजेक्ट आप हेड हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के, आप मेट्रो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आपके पास आप डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट के रास्ते में आपको स्लम डिवेलपर्स हैं, तो आप उनको एविक्ट करके ही आप डेवलपमेंट कर सकते हो, मेट्रो प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर सकते हो। तो आपके पास दो एथिकल डिलेमास हैं, आप क्या करोगे? आप उनको एविक्ट करोगे स्लम डेवलपर्स को और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ओके, या फिर आप क्या करोगे? आप जो है डेवलपमेंट पे फोकस करोगे या उनकी रिहैबिलिटेशन करोगे, या उनको, आपके अंदर डिलेमा है, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे? आप, ठीक है, तो ये भी एक एथिकल डायलेमा है। ओके, और आप कॉस्ट एफिशिएंसी करोगे या सोशल जस्टिस पे फोकस करोगे? सोशल जस्टिस मींस ओके, हम डिस्कस कर ही रहे थे, हम आगे बढ़ते हैं। तो एथिकल डायलेमास को हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप किस पे फोकस करोगे? आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ावा दोगे, सोशल जस्टिस कैरी आउट करोगे? वो कैसे कैरी आउट करोगे? आपने, क्योंकि सोशल में आपको कॉस्ट करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसमें नहीं होता, उसमें होता है पब्लिक वेलफेयर। आउटपुट में क्या आता है? पब्लिक वेलफेयर। तो आप कॉस्ट इफेक्टिव बनना चाहते हो, या फिर आप पब्लिक वेलफेयर करना चाहते हो, या फिर सोशल जस्टिस पे आप फोकस करना चाहते हो? ओके, तो आपने क्या करना है इस केस में? आपने स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस करना है। अप्रोच क्या होनी चाहिए? स्टेक होल्डर एनालिसिस का करना है। आपने कॉन्साइंस
अप्रोच आप कर सकते हो, अपने कॉन्साइंस से आप फैसले ले सकते हो, आप स्टेक होल्डर एनालिसिस है उसको आप कर सकते हो, स्टेक होल्डर का एनालिसिस करके आप जो एथिकल डायलेमास हैं कि कि मेरे को मेट्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू करवाना है, तो लेकिन उसके लिए स्लम डिवेलपर्स को मेरे को इविक्ट करना पड़ेगा, और एविक्शन करनी है उनकी, उनको उनके घरों से उनको उजाड़ना है, या फिर उनकी हमने या फिर डेवलपमेंट पे फोकस करना है, या फिर उनको हमने रिहैबिलिटेट करना है। ओके, तो दूसरा एक तो हो गया कि आप मेरिट पे आप काम को, आपने किसी को पोस्टिंग, जॉब पोस्टिंग दी है, नौकरी दी है, या फिर आपने प्रेशर में आके किसी को आपने नौकरी दी है, और उसके बाद एक और आप एथिकल डायलेमा आपके अंदर वो आ जाएगी। एक होता है कि आपने ट्रुथ और पब्लिक ऑर्डर, हॉस्पिटल्स में डेथ्स हो चुकी हैं बड़ी ज़्यादा, आप क्या करना चाहते हो, आप उन डेथ्स को अगर आप रिवील करोगे तो पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम बन सकती है, तो आप क्या करते हो, अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप जो ट्रुथ है, जो एक एथिकल क्वालिटी है, वो आप, फिर आप एथिकल नहीं रह जाते। तो आपके पास क्या करें कि आप ट्रुथ को आगे करते हो डिस्कस, या फिर आप पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करते हो। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया हमने, एथिकल कंसर्न्स और एथिकल डिलेमास को हमने डिस्कस किया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आप सोर्स क्या है एथिकल गाइडेंस के, एथिकल गाइडेंस के सोर्स क्या हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस फॉर सिविल सर्विस, हाउ laws, regulations, rules, conscience as a source of ethical guidance। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें हमने डिस्कस किया कि स्टेटस क्या है ना, प्रॉब्लम्स क्या है, एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, डायलेमास क्या हैं, वो हमने डिस्कस किए। और हमने स्टेटस के लिए हमने डिस्कस करना है, तो उसके लिए हमें लॉज को देखना पड़ेगा, हमने कंडक्ट को, रूल्स को देखना पड़ेगा, हमने सर्विस रूल को देखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली तो एथिकल गाइडेंस का काम भी करते हैं, ये सोर्स भी हैं एथिकल गाइडेंस का। और ये क्या है बेसिकली, ये इससे हमें स्टेटस ऑफ एथिक्स का भी पता चलता है कि एथिक्स किस की पोजीशन क्या है, एथिक्स की अब्जॉर्प्शन कितनी है सोसाइटी में, पब्लिक सर्वेंट में, पब्लिक लाइफ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स को कितनी सीरियसली लिया जाता है। तो ये हमें स्टेटस का हमें पता चलता है। ओके, तो हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, चलिए, जैसे लॉस हैं, एक्ट्स हैं। अब लॉस एक्ट्स की बात करें, जैसे हमारे पास आरटीआई एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो ये बेसिकली एक सोर्स का काम करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं कि हमें एथिकल रहना पड़ेगा। ओके, कंडक्ट रूल्स हैं, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, तो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स में आपको पता चलता है कि आप कौन से डूज एंड डोंट्स जो हैं वो कॉडिफाइड है। ओके, तो सिटीजन्स चार्टर से पता चलता है, आपने प्रोमिसेस होते हैं,
आपने सर्विस देनी है ना, तो उसके लिए प्रॉमिस कर देते हो, दैट इज सिटीजन चार्टर। तो वो भी एथिकल गाइडेंस का काम करता है। आरटीआई एक्ट एथिकल गाइडेंस का काम करता है। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस, ठीक है, आपके अंतर्मन, इनर सेंस क्या कह रहा है राइट और रॉन्ग के बारे में। सिटीजन चार्टर से आप एक गाइडेंस का पता चलता है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है बेसिकली, वहां उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। तो ये क्या काम करती हैं, ये सोर्स है किसका, एथिकली हमें गाइड करती हैं, हमें एथिकली हमें बनाती हैं कि हमें क्या, कैसे हमें एथिकली रहना है। तो हमने डिस्कस करा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन, लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस, हमारा इनर सेल्फ क्या कहता है कि राइट क्या है, सही क्या है, हमें गाइड कर रहा है, एथिक्स, ऑन द पाथ ऑफ एथिक्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। आप पॉलिटी में इसको डिटेल में स्टडी करोगे, मैं खुद भी पॉलिटी पे, गवर्नेंस पे, सोशल जस्टिस पे, सोसाइटी पे मैं वीडियोस बनाऊंगा डिटेल में। एक कंप्रीहेंसिव कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करने की मैं तन मन धन से कोशिश करूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑन द पाथ ऑफ एथिकल। जो सिविल सर्विस रूल्स हैं, ये भी हमें क्या करता है, एथिक्स होने की के लिए हमें प्रेरित करता है। लॉस हैं, एक्ट्स हैं, आरटीआई एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो ये भी हमें बताता है कि हमें, हमारे लिए एथिकल क्या है, अनएथिकल क्या है। सिटीजन्स चार्टर से हमें सर्विस प्रॉमिसेस करता है एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, लोगों को, और ये भी हमें बताने की कोशिश करता है कि हमें एथिकल्स को कैसे फॉलो करना है। कोड ऑफ एथिक्स, आप सेकंड एआरसी की बात करें, उसमें कोड ऑफ एथिक्स की बात की हुई है। तो जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स की जब नॉलेज हमारे पास होएगी, तो हमें एथिकल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हमें एथिकल होने में हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, हमें एथिकल डायलमास नहीं फेस करने पड़ेंगे, हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं फेस करना पड़ेगा, जब हमारे पास हाँ एथिक्स प्रिंसिपल्स की हमारे पास लिस्ट होएगी। ओके, तो सोर्स है एथिकल गाइडेंस के, एथिकल डायलेमास को हमने डिस्कस किया, हमने एथिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, स्टेटस को डिस्कस किया, है ना। हम बात कर रहे हैं एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। हमने जो सर्विस वैल्यूज है, पब्लिक सर्विस वैल्यू है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, और हम एग्जाम्पल्स के साथ में आपको एक्शन, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, कि क्या आप एक्शन ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या बता रहा हूँ, एक्शन लेके आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं। तो एथिकल गवर्नेंस की हम बात करें, एथिकल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट क्या है एथिकल गवर्नेंस की। देखो, हम जैसे गवर्नमेंट ने गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लिए हैं, आप गवर्नेंस में कैसे आप एथिकल को इंक्लूड को लेके आ सकते हो आप, और उसकी गवर्नेंस में एथिकल होने की क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो बूस्ट होगा,
करप्शन रिड्यूस हो गई, आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने में सक्सेस होंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, तो हम उनको एथिकल गवर्नेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये क्या है? ये गवर्नेंस है, गवर्नेंस का स्टेप है ना। तो गवर्नेंस का स्टेप के साथ साथ ये क्या है? एथिकल गवर्नेंस को भी ये बताता है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैम ट्रिनिटी, जन धन, आधार, मोबाइल। ट्रिनिटी क्या करता है? इससे क्या होता है कि आप एथिक्स को प्रमोट करते हो। आप आप इसमें क्या करते हो? जब लीकेजेस को आप कम करते हो, आप फ्रॉड को कम करते हो, आप रिस्पॉन्सिव होते हो, तो ये चीज़ें हम एथिकल गवर्नेंस में, हम एथिक्स गवर्नेंस में हम एथिक्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स बताए जो कि एथिकल गवर्नेंस की एग्जांपल्स हैं। जैसे उमंग ऐप है, डीबीटी है, जैम ट्रिनिटी है। तो इससे क्या होएगा? एम्पैथी होएगी डेवलप, कंपैशनेट होएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, फेयर आएगा, लॉफुल होएगा। सो इसको हम बोलते हैं एथिकल गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो हमने एथिकल गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस पढ़ी। ओके, और किस तरह से हम जो स्ट्रेंथनिंग, इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमने मॉरल वैल्यूज आपको बताई, हमने एथिकल वैल्यूज आपको बताई, हमने डिस्कस करी है। तो किस तरह से हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं? ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? मॉरल वैल्यूज हमने डिस्कस की थी, एथिकल वैल्यूज हमने डिस्कस की थी। आपके अंदर मॉरल वैल्यूज क्या क्या है? ओके, आपकी एथिकल वैल्यूज, एथिकल क्या चीजें हैं? सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एथिकल है, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या एथिकल है, दैट इज मॉरल। अब हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग। तो क्या एथिक्स हम बात कर सकते हैं? तो एथिकल इश्यूज क्या आ सकते हैं? जैसे आर्म्स सेल्स, ये एथिकल इशू है। आप वेपन्स को, जो कन्फ्लिक्ट जोन्स में, जैसे रशिया यूक्रेन वार चल रही है, तो आप वेपन सेल कर रहे हैं यूएसए यूक्रेन को, तो फ्यूल कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वार को। तो ये कहीं ना कहीं ये एथिकल आर्म्स सेल जो है एथिकल इशू है। आप फॉरेन एड दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, लेकिन आप उनके ऊपर कंडीशंस को इम्पोज कर रहे हैं, आप उनके ऊपर कंडीशंस को इम्पोज कर रहे हैं, दैट इज एथिकल इशू। ना, जैसे इंटरनेशनल रेफ्यूजीज के साथ आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? जैसे रोहिंग्या क्राइसिस इंडिया में बढ़ रहा है, तो आप एथिकल ट्रीटमेंट माइग्रेंट्स की आप कैसे करते हो? आप एथिकल हो, नहीं हो, वो आपकी ट्रीटमेंट से पता चलता है। आप क्लाइमेट इक्विटी, अब क्लाइमेट इक्विटी की बात करें, अब डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इमिशंस में डेवलप्ड कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है।
डेवलपिंग कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कम है। तो जो रिच कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते नहीं हैं कि हमने क्लाइमेट को सही करना है, क्लाइमेट एमिशंस को कम करना है, बल्कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप एमिशंस को कम करो। तो ये भी एक एथिकल इश्यूज है। इंटरनेशनल क्लाइमेट इक्विटी भी एक इंटरनेशनल एथिकल इश्यूज है। इंटरनेशनल रिलेशन में आप आर्म्स की सेल करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, दैट इज एथिकल इश्यूज। आप एड करते हैं, फॉरेन एड फंडिंग करते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर कंडीशंस लगा देते हैं। आप जो इंटरनेशनल रिफ्यूजीज हैं उनको आप कैसे डील करते हो, है ना। आप यूएनओ पॉवर्टी के लिए काम क्या कर रही है, यूएनओ डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कैसे वो फैसले ले रही है, तो वो डिसाइड करता है एथिकल इश्यूज। आप इंडिया का स्टैंड क्या है, आप इंटरनेशनल लेवल पे, आप इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करें, हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी की कोविड-19 के टाइम पे, है कि नहीं। उसके बाद हम हमारे अंदर जो वैल्यूज है किस थी, हम उसको अपहोल्ड करते हैं, वी अपहोल्ड वैल्यूज ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, हम जस्टिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्रीज आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट करती हैं नहीं करती हैं, आपस में वो इकोनॉमिक कॉपरेशन कैरी आउट कर रही हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स उठा रही हैं। तो ये सारे के सारे एथिकल इश्यूज हैं इंटरनेशनल रिलेशन में और फंडिंग में। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस की, और कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है और एथिकल इश्यूज में क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ। इन्फोसिस जाना जाता है गुड गवर्नेंस के लिए, इज नोन फॉर गुड गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो ट्रांसपेरेंट मैनर में, फेयर मैनर में वो पब्लिश करते हैं, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ऑडिटिंग करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म है उनका, और वहाँ पे विसल ब्लोअर के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। विसल ब्लोअर क्या करता है, लूप होल्स को पब्लिक के सामने हाईलाइट करता है, उसको सिस्टम के अंदर से निकालने की कोशिश करता है। तो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दे दिया आपको इन्फोसिस की। और साथ में देखो सेबी है, आरबीआई है, तो ये क्या काम, ये फाइनेंशियल मार्केट है, बैंकिंग सेक्टर है ना, स्टॉक मार्केट है, प्राइमरी मार्केट होती है स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट होती है। तो बेसिकली सीबी, सेबी और जो आरबीआई है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल से आपको आपको एथिकल इश्यूज क्या चीज़ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चीज़ है, आपको इसकी जानकारी मैंने प्राप्त करवा दी है, मैंने आपको दे दी है। अब सिविल सर्वेंट जो है, अब सिविल सर्वेंट क्या करता है, आपको प्राइवेट एंटाइटीज के साथ आपको डील करना पड़ता है। हाँ, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है, आपको रोड प्रोजेक्ट्स में, रेल प्रोजेक्ट्स में, आपको मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, आपको रोड एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको कॉर्पोरेट, आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कॉन्ट्रैक्ट्स होएगा, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होएगा, रेलवे लाइन ले डाउन करने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो CSR इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वो सोशल जस्टिस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पब्लिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पब्लिक पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ पॉवर्टी इरेडिकेशन में भी नहीं, आप अदर फील्ड्स में भी वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो क्लीन वाटर प्रोवाइड करने में वो स्टेप्स लेते हैं, वो एक्टिविटीज करते हैं, वो क्लीन एयर प्रोवाइड करने में वो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज है, आपने एथिकली बिहेव करना है, आपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, आपने स्टेक होल्डर के जो इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करना है, आपको रेगुलेटरी बॉडी की कंप्लायंस करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, एथिकल इश्यूज में, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, डिस्कस करनी पड़ेगी, और आपको गुड मार्क्स मिलेंगे अगर आप आंसर्स में आप यूनिकनेस लाओगे। आपका आंसर 1000 कॉपियों से डिफरेंशिएट होना चाहिए, और एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपी देख के ही इस तरह से प्रेजेंट करना है, तो देखिए कि आपको आपकी कॉपी यूनिक लगे और आपको यूनिक नंबर दे। यूनिक नंबर मतलब हाई मार्क्स दे। ओके। तो ब्राइबरी है प्रोक्यूरमेंट में, एथिकल इश्यूज क्या है? ब्राइबरी है, करप्शन है ना। तो ये एक एथिकल इश्यूज है, तो इन एथिकल इश्यूज को आपने डील करना है। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और हमने एथिक्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि हमने एथिक्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना है। हम देखो, एथिक्स को इनकलकेट करने के लिए, एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए हमें जागरूकता प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे लबासना में ट्रेनिंग दी जाती है एथिकल ट्रेनिंग की, तो उससे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स क्या हैं? अब कोड ऑफ कंडक्ट को आपने बना तो है, CSR सर्विस रूल्स बने तो हैं, लेकिन आपने उसको रीइंफोर्स करना है, ताकि अगर आप गलत काम करोगे तो पनिशमेंट आपके लिए 100% डिसाइडेड है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन। तो अब देखिए, अगर आपने प्रमोशन को करना है एम्प्लॉय की, तो उसमें आपने उसका मेरिट भी देखना है, और एथिक्स को भी आपने कंसिडर करना है। उसकी डीलिंग में, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके इनिशिएटिव्स में, उसके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, रेजोल्यूशन में क्या वो एथिक्स दिखता है? क्या वो मेरिट पे डिसीजन मेकिंग ले रहा है? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में काम कर रहा है? तो हम उसको परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन देंगे। तो सोशल ऑडिट कर सकते हैं, RTI एथिकल्स को री स्ट्रेंथन कर सकता है, क्योंकि ऑडिट्स, जब सिटीजन सेंट्रिक ऑडिट को हम बोलते हैं सोशल ऑडिट, ये सिटीजन्स गवर्नमेंट की स्कीम्स को इवेलुएट करते हैं, ऑडिट करते हैं, और उसको बताते हैं कि स्कीम सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। रोल मॉडल्स, आप जो रोल मॉडल्स हैं, जो एथिकल ऑफिसर्स हैं, उनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उनकी एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत है। जैसे किरण बेदी, आर्मस्ट्रॉन्ग पैमे,
आर्मस्ट्रॉन्ग पैमे का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था आर्मस्ट्रॉन्ग पैमे में के बारे में। इन्होंने मणिपुर में 100 किलोमीटर की रोड बना दी और विदाउट एनी गवर्नमेंट फंडिंग, लोगों की, पब्लिक की हेल्प लेके इन्होंने रोड बना दी। तो बेसिकली एथिक्स हम बात कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये एक एकेडमिक टॉपिक नहीं है। हमने एथिकल के बारे में पढ़ा, हमने एथिक्स को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं वो पढ़ा, एथिकल इश्यूज को हमने पढ़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पढ़ा, एथिक्स को इंटरनेशनल लेवल पे हमने स्टडी किया, रिलेशन में स्टडी किया, एथिकल डायलेमास को पढ़ा, एथिकल गाइडेंस, सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस हमने डिस्कस करा, हमने एथिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करा, करप्शन, नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म, डाटा मैनिपुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, वैल्यूज, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस, इम्पार्शियलिटी, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस। हम बात करते हैं आगे। तो ये एक, अगर हम पूरे इस चैप्टर को कंक्लूड करें तो हम ये, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सिर्फ एकेडमिक टॉपिक नहीं है, इसका रेलेवेंस भी है, इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी है, और इससे ये डिफाइन करता है, एथिक्स डिफाइन करता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी फंक्शन करेगी। तो सिविल सर्वेंट्स क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट का फेस है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो क्या है? वो फेस होती हैं गवर्नमेंट का, और उनके अंदर एथिकल होना, उनकी जो वैल्यूज हैं वो वो जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच के रिलेशनशिप को वो शेप करती है। अब सोशल मीडिया के एज में ग्लोबल क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। तो एथिकल गवर्नेंस जो है वो अभी ऑप्शनल नहीं है, ये अभी एसेंशियल बन गया है। Ethical governance is no longer optional, but it has become essential. तो किस तरह से हम एथिक्स को, हमने सिविल सर्वेंट क्या है? एक चेहरा है गवर्नमेंट का, और उसका कंडक्ट, वो रिलेशन डिटरमाइन करता है कि किस तरह का रिलेशन होगा सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। आज के टाइम पे वार्स चल रहे हैं, चाहे यूक्रेन रशिया वार कह लीजिए, क्राइसिस चल रही हैं, है ना, इंटरनल क्राइसिस चल रही हैं, एथिकल इश्यूज चल रहे हैं। तो तो एथिकल गवर्नेंस जो है वो अभी आज के टाइम पे एसेंशियल हो गया है। ओके, ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम जहाँ तक की रखेंगे, अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस के बारे में। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। आप इसको, जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है इस वीडियो में, आपने इस चैप्टर को, सिलेबस को आपने मगअप कर लेना, और सिलेबस आपने मगअप किया होगा तो आप उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे टॉपिक्स की, आप टॉपिक्स को इंटर रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है, ऑप्शनल है, तो आप इन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आप लिंकेजेस करने की कोशिश करिएगा, उससे आप
आंसर राइटिंग बेटर कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स फच कर सकते हैं। तो गाइस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस।